24 फरवरी 2022 कीव, खार्किव, मारियोपोल, सुबह की खामोशी को चीरती हुई धमाकों की आवाज़ें। ये वो सुबह थी जब दुनिया नींद से जागी तो देखा कि एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है। तब से आज तक हम सब खबरें देख रहे हैं, हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम उन हेडलाइंस के पीछे की कहानी में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जंग जो हमें अचानक लगी, वो असल में शुरू क्यों हुई। हमारे पास जो सूत्र हैं वो इस कहानी की ऐतिहासिक जड़ों, राजनीतिक मजबूरियों और ताकत के उस खेल को परत दर परत खोलते हैं जिसमें भारत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। ये दशकों से सुलग रही एक चिंगारी थी जो आखिरकार आग बन गई। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं कि ये इतिहास, पहचान और भविष्य की आकांक्षाओं का एक सीधा टकराव है। ये समझने की कहानी है कि दो देश जो खुद को भाई कहते थे, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। भाई कहते थे। यहीं से शुरू करते हैं। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि दो देश जिनकी जड़ें इतनी जुड़ी हुई हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, धर्म सब कुछ इतना मिलता जुलता है, वो आज इस मोड़ पर कैसे पहुंच गए। ये दुश्मनी क्या हमेशा से थी या ये हाल के दशकों में पैदा हुई है? ये सवाल ही इस पूरे संघर्ष के दिल में है। देखिए, कहानी सदियों पुरानी है। 9वीं सदी में एक साम्राज्य हुआ करता था, कीवन रूस, जिसकी राजधानी आज का कीव थी। अच्छा, 9वीं सदी। हाँ, और यहीं से आज के रूस, यूक्रेन और बेलारूस, तीनों की आप कह सकती हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें निकलती हैं। एक तरह से ये तीनों का साझा घर था। तो अगर घर साझा था तो फिर झगड़ा किस बात का है? विरासत का, कि असली वारिस कौन है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये झगड़ा इतिहास की व्याख्या का है। रूस का नजरिया, खासतौर पर राष्ट्रपति पुतिन का नजरिया ये है कि यूक्रेन कोई अलग देश है ही नहीं, वो तो हमारा ही एक ऐतिहासिक हिस्सा है, जिसे सोवियत नेताओं ने गलती से एक अलग देश बना दिया। उनके लिए यूक्रेन की आजादी एक ऐतिहासिक भूल है। और यूक्रेन का पक्ष? वही दूसरी तरफ यूक्रेन कहता है कि हम हमेशा से एक अलग राष्ट्र रहे हैं, हमारी अपनी भाषा है, अपनी पहचान है, और हम किसी के छोटे भाई नहीं, एक संप्रभु देश हैं। एक ही कहानी को दो लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। एक भाई कह रहा है कि हम एक ही परिवार हैं और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हाँ। जबकि दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैं अपना घर अलग बसा चुका हूँ। एकदम सटीक। और ये दरारें एक गहरी खाई में तब बदली जब 1991 में सोवियत संघ का ढांचा ही ढह गया। उस पल ने यूक्रेन को कागज पर पूरी आजादी तो दे दी, पर शायद रूस के मन में एक गहरा डर भी पैदा कर दिया। डर? किस बात का डर? अपना प्रभाव खोने का? सिर्फ प्रभाव नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा का। 1991 के बाद यूक्रेन उसने अपना मुंह पश्चिम की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। वो लोकतंत्र, खुली अर्थव्यवस्था, यूरोप के साथ करीबी रिश्ते और सबसे बढ़कर नेटो। हाँ, नेटो में शामिल होने का सपना देखने लगा। रूस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उसे लगा कि उसके बैकयार्ड में, उसकी दहलीज पर उसका सबसे अहम पड़ोसी उसका दुश्मन बनने जा रहा है। और यहीं पर नेटो का एंगल आता है, जो शायद इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा है। हम सब नेटो का नाम सुनते हैं, पर रूस के लिए ये इतना बड़ा खतरा क्यों है? शीत युद्ध तो खत्म हो चुका था। देखिए, नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना ही था सोवियत संघ के खिलाफ। ये अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का एक सैन्य गठबंधन है। 1990 में जब जर्मनी एक हो रहा था, तब रूस को अनौपचारिक तौर पर यह भरोसा दिलाया गया था कि नेटो 1 इंच भी पूरब की ओर नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतिहास गवाह है कि वादे अक्सर तोड़े जाते हैं, और ये वादा बुरी तरह तोड़ा गया। एक के बाद एक देश, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, फिर बाल्टिक देश जैसे लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, सब नेटो में शामिल हो गए। ये सब वो देश थे जो कभी सोवियत संघ के प्रभाव में थे। अच्छा। अब आप रूस के नजरिए से सोचिए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके चारों ओर खड़ी की जा रही है, उसे घेरा जा रहा है। और अगर यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बन जाता, तो नेटो की मिसाइलें और सेना सीधे रूस की हजारों किलोमीटर लंबी सीमा पर आकर खड़ी हो जाती। ये रूस के लिए एक रेड लाइन थी, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं करने देना चाहता था। अच्छा, तो नेटो की रेड लाइन वाली बात समझ में आती है। ये एक तरह का ठंडा तनाव था जो सालों से पनप रहा था। लेकिन हर ठंडे तनाव को भड़कने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। 2014 में वो चिंगारी कहां से आई? उस साल ऐसा क्या हुआ कि बात हाथ से निकल गई? 2014 इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। उस साल 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, यूक्रेन के उस वक्त के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, जिन्हें रूस का समर्थक माना जाता था। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़े समझौते पर साइन करने से आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया। ओके। इसके जवाब में कीव के सेंट्रल स्क्वायर, जिसे मैदान कहते हैं, पर लाखों लोग जमा हो गए। ये आंदोलन यूरो मैदान कहलाया। ये तो लोगों का विरोध प्रदर्शन था, एक लोकतांत्रिक अधिकार। बिल्कुल, लेकिन रूस ने इसे ऐसे नहीं देखा। इस आंदोलन के दबाव में यानुकोविच की सरकार गिर गई और उन्हें देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। रूस को लगा कि ये कोई जन आंदोलन नहीं, बल्कि अमेरिका और पश्चिम की साजिश से किया गया एक तख्तापलट है, ताकि रूस के समर्थक को हटाकर एक पश्चिमी पिट्ठू को बिठाया जा सके। सही। और इसी नाराजगी का नतीजा था क्रीमिया पर कब्जा। हाँ, ये रूस का दूसरा और बहुत बड़ा कदम था। उसने फौरन अपनी सेनाएं क्रीमिया भेजी, जो यूक्रेन का ही एक हिस्सा था, लेकिन वहां रूसी नौसेना का एक बड़ा बेस था।
और ज्यादातर आबादी रूसी भाषा बोलती थी। वहां एक जनमत संग्रह कराया गया जिसके नतीजों के आधार पर क्रीमिया को रूस का हिस्सा घोषित कर दिया गया। ज्यादातर दुनिया ने इस कदम को अवैध माना, लेकिन रूस ने किसी की नहीं सुनी। नहीं, और बात यही नहीं रुकी। पूर्वी यूक्रेन में भी कुछ हुआ था ना? सही कहा। क्रीमिया के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में, जहां रूसी मूल के लोगों की तादाद ज्यादा है, वहां रूस समर्थित अलगाववादियों ने हथियार उठा लिए और यूक्रेन से आजादी की जंग छेड़ दी। हाँ, यूक्रेन और पश्चिम का कहना था कि ये अलगाववादी नहीं बल्कि रूस के ही सैनिक और एजेंट थे जो एक छुपा हुआ युद्ध या प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। ये वो लड़ाई थी जो 2014 से 2021 तक चलती रही और जिसमें 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 14,000? हाँ, इसलिए जब 2022 में रूस ने हमला किया तो वो कोई नई जंग नहीं थी, बल्कि 8 साल से चल रही उसी जंग का एक भयानक और खुला हुआ रूप था। ये सब सुनकर व्लादिमीर पुतिन की सोच को समझना और भी जरूरी हो जाता है। वो अक्सर सोवियत संघ के टूटने को 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी कहते हैं। ये सिर्फ एक बयान है या उनकी पूरी सोच का निचोड़ है? ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनके लिए सोवियत संघ का टूटना सिर्फ जमीन खोना नहीं था, बल्कि इज्जत, ताकत और दुनिया में अपनी जगह खोना था। जब वो यूक्रेन को पश्चिम की तरफ जाते देखते हैं तो उन्हें 1991 की वो त्रासदी फिर से दोहराती हुई दिखती है। इसलिए ये लड़ाई जमीन से ज्यादा रूस की खोई हुई पहचान और विरासत को वापस पाने की है। उनके नजरिए में एक मजबूत रूस के लिए यूक्रेन पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। वो इसे रूस की सुरक्षा और उसके ग्रेट पावर स्टेटस के लिए अस्तित्व का सवाल मानते हैं। तो जब 24 फरवरी को हमला हुआ तो दुनिया के सामने क्या कारण रखे गए और पर्दे के पीछे असली मकसद क्या माने जाते हैं? आधिकारिक तौर पर रूस ने 3 लक्ष्य बताए। पहला, नाटो के विस्तार को हमेशा के लिए रोकना। दूसरा, यूक्रेन का डीनाजिफिकेशन यानी उसे नाजी सोच से मुक्त कराना, जो एक ऐसा आरोप है जिसे दुनिया भर में ज्यादातर लोग प्रोपेगेंडा मानते हैं। और तीसरा, डॉनबास के रूसी भाषी लोगों की रक्षा करना। लेकिन ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि असली वजहें कुछ और थीं। जैसे कि? पहली, दुनिया को ये दिखाना कि रूस अब कमजोर नहीं है। दूसरी, यूक्रेन में एक ऐसी सरकार लाना जो रूस की बात माने। और तीसरी, पश्चिम को एक साफ संदेश देना कि रूस की रेड लाइंस को हल्के में लेने की गलती दोबारा ना की जाए। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हमारे लिए सबसे अहम है। इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है? जब संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया तो भारत ने वोट क्यों नहीं किया? दुनिया के कई देश, खासतौर पर पश्चिमी देश, ये सवाल पूछते हैं कि भारत इतिहास के सही पक्ष में क्यों नहीं खड़ा है। देखिए, भारत यहाँ एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। जब यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई तो भारत ने ना हाँ बोला ना। वो वोटिंग से बाहर रहा, जिसे एब्स्टेन करना कहते हैं। हाँ। और पूरी दुनिया देखने लगी कि आखिर भारत कर क्या रहा है। इसे समझने के लिए हमें भारत की विदेश नीति की 3 बड़ी मजबूरियों या कह ले कि प्राथमिकताओं को समझना होगा। वो 3 प्राथमिकताएं क्या है? पहली है इतिहास। दोस्ती का एक लंबा इतिहास। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया 2 खेमों में बटी थी, तब सोवियत संघ भारत का एक भरोसेमंद साथी था। खास तौर पर 1971 की जंग में भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो दोस्ती की याद आज भी दिल्ली के नीति निर्माताओं के जहन में ताजा है। और दूसरी प्राथमिकता हमारी सेना से जुड़ी है। हाँ, और ये बहुत ही ठोस और जमीनी हकीकत है। आज भी हमारी सेना के लगभग 60 से 70% हथियार और उपकरण रूसी मूल के हैं। 60 से 70%? हाँ, हमारे T-90 टैंक, सुखोई लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यहाँ तक कि हमारी परमाणु पनडुब्बी भी। हम रातों रात इस निर्भरता को खत्म नहीं कर सकते। सही। चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत रूस को किसी भी कीमत पर नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि हमें हथियारों और उनके पुर्जों की लगातार जरूरत है। और तीसरा पहलू है अर्थव्यवस्था, खासतौर पर तेल का खेल। बिल्कुल। जब जंग शुरू हुई और पश्चिम ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो रूस ने दुनिया को सस्ते में कच्चा तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इस मौके को पहचाना। उसने रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदा और अपना आयात कई गुना बढ़ा दिया। इससे एक तीर से 2 निशाने लगे। एक, भारत की रिफाइनरियों को फायदा हुआ, और दूसरा, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब इस सस्ते तेल ने भारत को महंगाई पर काबू पाने में बहुत मदद की। तो भारत का तर्क साफ था, हमारी पहली जिम्मेवारी अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। हाँ। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बल्कि सिर्फ अपना पक्ष ले रहा है। एकदम सही। और इसी को विदेश नीति की भाषा में रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने जंग का कभी समर्थन नहीं किया। उसने हमेशा कहा है कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं है और बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो राष्ट्रपति पुतिन से सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। बिल्कुल। और इस बयान की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। भारत ने यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करने की बात भी कही है, लेकिन रूस के खुलेआम निंदा करने से बचा है। लेकिन क्या रणनीतिक स्वायत्तता कहना काफी है? पश्चिम की जो आलोचना है कि भारत एक नैतिक स्टैंड नहीं ले रहा, क्या उसमें कोई दम नहीं है? भारत का जवाब है कि नैतिकता हर देश के लिए उसके अपने हालात और जरूरतों से तय होती है,
और भारत का ये संतुलन सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर भी दिखता है। वो कैसे? एक तरफ वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का सदस्य है। ये एक ऐसा गठबंधन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए बना है। तो दूसरी तरफ वो रूस और चीन के साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भी है, जो एक यूरेशियन सिक्योरिटी और पॉलिटिकल ग्रुप है। भारत एक ही वक्त में दोनों नावों पर सवार है और यही आज की बहुध्रुवीय दुनिया की सच्चाई है। और इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश में भारत ने एक मानवीय भूमिका भी निभाई। ऑपरेशन गंगा का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन था। भारत ने युद्ध के बीच से 22,000 से ज्यादा अपने नागरिकों, जिनमें ज्यादातर मेडिकल के छात्र थे, को सुरक्षित बाहर निकाला। 22,000? जी। और ये तभी मुमकिन हो पाया जब भारत की सरकार एक ही समय पर रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर पा रही थी। सही बात है। अगर भारत ने किसी एक का पक्ष लिया होता तो शायद ये ऑपरेशन इतना सफल नहीं हो पाता। ये दिखाता है कि भारत खुद को एक दीवार के तौर पर नहीं, बल्कि एक पुल के तौर पर देखता है, जो दोनों पक्षों से संवाद बनाए रख सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटे तो रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये इतिहास की अलग अलग व्याख्याओं, पहचान के संकट, राष्ट्रीय गौरव और दुनिया में ताकत के बदलते समीकरणों का एक बहुत ही उलझा हुआ टकराव है। बिल्कुल। और इस उलझे हुए खेल में भारत का जो रुख है, वो ना तो रूस का खुला समर्थन है और न ही कोई मजबूरी में अपनाई गई तटस्थता। ये अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए दुनिया के बदलते नियमों के बीच अपनी जगह बनाने की एक सोची समझी और स्वतंत्र कोशिश है। एक ऐसा रास्ता जिस पे चलना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और एक ऐसा रुख है जो शायद कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन यह आज के भारत की विदेश नीति की हकीकत को दिखाता है। जी। एक ऐसा भारत जो किसी के खेमे में बंधने के बजाय अपना खुद का रास्ता बनाना चाहता है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज दुनिया एक बार फिर से दो गुटों में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिम है, दूसरी तरफ चीन और रूस का खेमा बनता दिख रहा है। ऐसे में क्या वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि आदर्श पर चलते हुए कोई देश लंबे समय तक अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है? क्या रणनीतिक स्वायत्तता की ये नीति हमेशा चल सकती है, या आखिर में हर बड़ी ताकत को किसी एक का पक्ष चुनना ही पड़ता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।